अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले दोस्तों की रहनुमाई के लिए आज एक और एजुकेशनल सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साबका सेशंस में आपको थोड़ा थोड़ा एजुकेशन, ट्रेडिंग स्किल्स के बारे में मालूमात, आगाही हमने दी है। सीक्वेंस के साथ वन बाय वन स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो आज जैसे कि पिछले सेशन में हमने बात की, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो क्वांटिटी है जो ट्रेड हो चुकी होती है, जो ट्रेड हो के सामने आती है, उसको हम वॉल्यूम में रीड करते हैं। जिस तरह एक कैंडल बनने के बाद हमें पता चलता है वो डोजी है, वो इंगल्फिन है, वो इनसाइड बार है, वो पिन बार है, वो कुछ भी है, बनने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक्शन हो गया है प्राइस का, ये एक्शन हो चुका है। और उसके साथ अगर हमें वॉल्यूम भी मिल जाए तो कंफर्मेशन ज्यादा हो जाती है कि इस एक्शन में पसे पर्दा ट्रेडर्स की एक्टिविटी या स्ट्रेंथ जी जो थी वो ये थी। तो इसके साथ जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया कि वॉल्यूम क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो ट्रेड हो गई। और दूसरा हमने कहा था स्प्रेड, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो वॉल्यूम, स्प्रेड और एनालिसिस का है। यानी हमने पहले वॉल्यूम को देखना है, फिर स्प्रेड को देखना है, और फिर हमने एक एनालिसिस करना है। इसको हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे जब हमें समझ आ जाएगी, ये आखिरी स्टेज होती है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की, कि हम बार बाय बार रीड करेंगे। बार बाय बार मतलब कैंडल टू कैंडल रीड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस कैंडल पे ये बीत चुकी है और इसके एक्शन में या रिएक्शन में ये होगी। और वो चीज मैंने पिछले सेशन में ये बताया कि हमें टॉप पर अगर स्प्रेड वाइडर हो रहा है और वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि वॉल्यूम कम आ रहा है, अगली कैंडल पे और कम होगा, तो हम उसको वापसी के लिए ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। या फिर स्प्रेड जो है वो छोटा होता जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक सिग्नल है कि मार्केट में कोई तो है जो मार्केट को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी उसने सीरीज ऑफ कोशिश नहीं की, पेंडिंग आर्डर के साथ पहले उसने मार्केट को रोका, उन ट्रेडर्स के एग्रेशन को थामने की कोशिश की। तो आज का सेशन थोड़ा सा हम आगे कुछ चीजें सीखने के लिए करेंगे। तो वीएसए यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम जो चीजें जिस तरह से यूज करेंगे उनके बारे में हमें पता हो कि वीएसए क्या है। वॉल्यूम स्प्रेड और एनालिसिस। अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में सबसे पहले एक रूल अप्लाई होता है, जिसे हम कहेंगे जर्नल रूल। अब जर्नल रूल्स में हमें अगर पता होगा तो हम किसी भी एरिया में, चाहे वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रहे हैं, साइन ऑफ वीकनेस आ रहे हैं, उनको बड़ी आराम से समझ सकेंगे और अप्लाई करने में हमें आसानी रहेगी। अब होगा क्या कि जब कभी मार्केट अप जाएगी और काउंटर सेटअप बनने लगेंगे, तो उसको हम कहेंगे वीकनेस। वीकनेस आनी चाहिए ऊपर कैंडलों पर, वीकनेस आनी चाहिए, कमजोर होना चाहिए या कमजोर किया जाना चाहिए। और इसका सिंपल फार्मूला ये होगा कि वीकनेस अपेयर ऑन अप बार। ठीक है। और जब कभी मार्केट डाउन आएगी और हम कोई बाइक का सीन या सिनेरियो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ चाहिए। अब स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? स्ट्रेंथ अपेयर होगी ऑन डाउन बार। ठीक है। ये टॉम विलियम ने वॉल्यूम के ऊपर जब वॉल्यूम का मेथड बना रहा था तो कुछ रूल्स उसने तरतीब दिए। अब ये जो मैंने आपको कुछ देर कबल कहा कि हम बार बाय बार
कैंडल टू कैंडल रीड करेंगे, ठीक है, वो हम H4 में भी कर सकते हैं, H1 में भी कर सकते हैं, डे बाय डे भी कर सकते हैं। फॉरेक्स में हमारा डे होता है 23 घंटे का, स्टॉक में हमारा डे होता है 6.25 घंटे का। तो हमने हर कैंडल को रीड करना है। अब बार बार एनालिसिस करने के लिए हमें हमारे पास फार्मूला हो कि हमने क्या चीज कहां देखनी है। तो जब कभी हमने वीकनेस देखनी है तो अप बार पे देखनी है, जो कैंडलें अप जा रही हो उनमें वीकनेस आए, उनकी क्लोजिंग्स अपने, पहले जब मार्केट स्ट्रांग होगी तो अपने हाई पे क्लोज दे रही होंगी, फिर जब वीकनेस आने लगेगी तो वो अपने मिड पे क्लोजिंग देने लग जाएंगी, मिड से नीचे देने लग जाएंगी, या हाई पे क्लोजिंग देंगी तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगी। लेकिन होगा क्या, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अब पीछे वॉल्यूम हमारा एवरेज है, नॉर्मल है, कुछ भी है, आखिरी कैंडलों में ओवरलैपिंग ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, या फिर कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं आखिरी कैंडलों में, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब पहला रूल हमें पता चल गया कि VSA का जो जनरल रूल है वो ये है कि वीकनेस अपेयर ऑन अप बार, स्ट्रेंथ अपेयर ऑन डाउन बार। तो वीकनेस कहते हैं कमजोरी को, मार्केट में कमजोरी है, वॉल्यूम बेताशा है, मूव ना जाए, आगे ज्यादा मूव ना कर सके, एक आध कैंडल कर जाती है, लेकिन हम उसकी क्लोजिंग पे देखेंगे या उसका नेक्स्ट कैंडल के साथ रिलेशन बनाएंगे। सेम हम डाउन ट्रेंड में भी। तो अब कुछ चीजें और हमारे इल्म के इजाफे में हुई कि वीकनेस अपेयर ऑन अप बार। जब कभी हमने काउंटर सेटअप देखना है तो वीकनेस देखनी है अप बार पे, और जब कभी हमने बाय का सीन सिनेरियो देखना है तो हमें स्ट्रेंथ अपेयर ऑन डाउन बार, एक चीज। दूसरा, जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, इसमें टोटल कुछ 8 साइन जो है वो अप ट्रेंड में है, 8 साइन डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल मेथड है ये 2 बार का मेथड है। दो बार, दो कैंडल, बार जब भी मैं कहूंगा, ये कैंडल को मैं बार कहता हूं, ये जो कैंडल है ना आपकी, इसको हम बार कहते हैं। तो ये 2 बार का मेथड है। पहली जो है बार बनेगी वो इंडिकेशन होगी, दूसरी कंफर्मेशन होगी, ठीक है ना। जिस तरह इस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है, अगली कैंडल गिर गई, इस पे वॉल्यूम नहीं है, अगली कैंडल गिर गई, या इस पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इस कैंडल पे और इसने इंगल्फ कर दिया, तो इसका एक मतलब है जो आगे जब इस साइन का नंबर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या इशू है, क्यों इसने ऐसा किया और क्यों फिर मार्केट को ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के रीजंस क्या होंगी, हम बिल्कुल ओरिजिनल चीजें पढ़ेंगे। तो एक चीज और आपको बताता चलो, जब भी बड़े बैंकों ने, हेजिंग फंड्स ने, पेंशन फंड्स ने, या स्मार्ट मनी के ग्रुप्स ने मार्केट में सेलिंग करनी होगी तो वो धीरे धीरे ऑर्डर रखेंगे, मार्केट उनको फिल करेगी, अप जाएगी। कैंडल्स की मूव इतनी नहीं होगी जितना वॉल्यूम होगा, पहली चीज जो हिडन एक्टिविटी करेंगे। दूसरा, जब वो अपनी सारी क्वांटिटी सेल में एग्जीक्यूट करवा चुके होंगे फिर वो मार्केट ऑर्डर के साथ आएंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स के साथ। दूसरा सीन क्या होता है, वो ऑलरेडी पोजीशनें लेके बैठे होते हैं, यहाँ उनकी सेलिंग की पोजीशनें होनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर औकात जब आपको मैं एक डाटा पढ़ना सिखाऊंगा कोर्ट का, आप कोर्ट में देखेंगे वहां होता है आ, जो नॉन कमर्शियल हैं वो लॉन्ग होते हैं, उसे हम कहते हैं उन्होंने बाय किया है। शॉर्ट होते हैं, हम कहते हैं उन्होंने सेल किया। एक वहां ऑप्शन होता है स्प्रेड, स्प्रेड में नंबर होता है। अब हम कहते हैं कि लॉन्ग हुए 3,000, ठीक है, 3,000, और वहीं पे शॉर्ट हुए 1,500, मूव ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, और हमारा स्प्रेड हुआ 1,500। ये जो स्प्रेड 1,500 है ना, इसका आपको नहीं पता ये बाय में हुआ या सेल में हुआ है। तो वो जो स्मार्ट ग्रुप्स हैं वो इस एरिया में जो एक्टिविटी करेंगे
उसके बाद वो ऑलरेडी मार्केट में 2 वीक पहले से हैं, 3 वीक पहले से हैं, 4 दिन पहले से हैं। वो जब यहां पहुंचेंगे, मार्केट में एग्रेसिवनेस होगी, कुछ भी होगा, अल्ट्रा वॉल्यूम आएगा, वो सिर्फ अपना टीपी लेंगे, अगली कैंडल गिरेगी, उसके बाद मार्केट उनके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। जो यहां पर उन्होंने ये वाला सीन किया है, वो जैसे ही मार्केट आएगी वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर वो इस एरिया से ऊपर नहीं आने देंगे मार्केट को। अब ये जो चीज होगी उसको हम अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या किया, या अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम में है, तो उसमें अकोमिलेशन होगी। ये जो अकोमिलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन फेज है, जिसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन का फैसला होना है, वो बाय में हो, वो सेल में हो। तो आपको एक चीज पता चल गई कि जब कभी वीकनेस आएगी वो अप बार पे आएगी, जब कभी स्ट्रेंथ आएगी तो वो डाउन बार पे आएगी। ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने वीकनेस कहाँ देखनी है, स्ट्रेंथ कहाँ देखनी है, वीकनेस के साइन कौन से हैं, स्ट्रेंथ के साइन कौन से हैं। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SOS, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये साइन होते हैं बाई के लिए, ये आपको बॉटम में ढूंढने हैं, स्विंग लो पे ढूंढने हैं, सपोर्ट पे ढूंढने हैं, ठीक है, ट्रेंड चैनल के बॉटम पे ढूंढने हैं, SOS। दूसरा होता है SOW, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्विंग हाई पे ढूंढने हैं, किसी रेजिस्टेंस पे ढूंढने हैं, किसी ट्रेंड चैनल के टॉप पे ढूंढने हैं, और उसके बाद आपने उसको ट्रेड करना है। अगर आपने सही राइट लोकेशन पे ट्रेड ली, राइट साइन पे ट्रेड ली, तो वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आपने समझना है। और फिर हम जैसे साइनों को समझ रहे हैं, तो हम अगर एक अप ट्रेंड है, हम यहां पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ से इंटर हुए, साइन ऑफ वीकनेस पे निकले, इंटर हुए, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे निकले, इंटर हुए, साइन ऑफ, हम यहां पर निकल रहे हैं। लेकिन हम ओवरऑल, जो मैंने पहले या दूसरे सेशन में आपको बताया कि मार्केट अप जा रही है, ये अगर डेज की कैंडल्स हैं तो 2 4 6, 5 दिनों का दिन है। 5 दिनों में हमारा वॉल्यूम, मैं एक यहाँ पे नंबर के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा नंबर इन 5 दिनों में या 5 कैंडलों में, अब वो हम मर्ज कर लेते हैं सिस्टम को कि कितना आया। तो हम 5 दिनों में अगर वॉल्यूम आया हमारा 3 लाख, अगले 5 दिन में वॉल्यूम आया 2,80,000, इसका मतलब है कि मूव अप गई है, वॉल्यूम कम हुआ। उससे अगले 5 दिनों में वॉल्यूम आया 1,80,000, मार्केट और ऊपर चलेगी। अगले 3 दिनों में वॉल्यूम, अगले 5 दिनों में वॉल्यूम आया 1,50,000। तो हमने जो ट्रेंड का आगाज किया था बहुत पावर के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ, हम अप जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, अप जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, अप जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, हम किसी स्विंग हाई पे पहुंचे। अब स्विंग हाई पे पहुंचे तो हमें साइन ऑफ वीकनेस चाहिए कि मार्केट अब अप नहीं जाएगी। अब अप नहीं जाएगी, डाउन की ट्रेड ज्यादा बेहतर है। वो कहां तक आ सकती है, मैं इसी चैनल में एक लाइन का इजाफा करता हूँ कलर चेंज करके। अगर यहां से गिरेगी तो कम से कम यहां तक आएगी, अगर यहां से गिरेगी तो कम से कम यहां तक आएगी, यहां से गिरेगी तो कम से कम यहां तक आएगी। अब मेरे पास बगैर सपोर्ट से लगाए मार्केट के कैंडल्स या बार के एटीट्यूड को देख के अगली डायरेक्शनें, अगली लॉजिक, अगली लोकेशन बन रही है। अब मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जिसको ना तो सपोर्ट चाहिए, ना रेजिस्टेंस चाहिए, ना ट्रेंड चैनल टॉप चाहिए, ना बॉटम चाहिए। मार्केट का रियल टाइम एक्टिविटी चाहिए कि मार्केट को मैंने समझना। मैंने आपसे कहा था मैं आपको चार्ट रीड करना सिखा रहा हूं। तो चार्ट पे जब भी स्विंग हाई बना, SOW चाहिए, जब हमें स्विंग लो मिला, SOS चाहिए। ऊपर SOW, नीचे SO,
एस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब हम ऊपर 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 चले गए पिछले 20 दिनों में, ये आपके सामने डे का चार्ट लगा हुआ है, पिछले भी 20 दिनों में यहां पे आके आपको एक साइन ऑफ वीकनेस मिलता है, आपने उसे ट्रेड कर लिया, मार्केट फिर उठती है, स्विंग हाई बनाती है, यहां पर फिर साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है, लॉजिक वही रहेगी। यहां पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल रहा है। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं। मार्केट को आपने ट्रेड कर लिया, एसओएस मिला, आपने बाई किया, एसओडब्ल्यू मिला, सेल किया। ठीक है, यहां पर मार्केट साइडवेज रही। यहां से अब शुरू करते हैं। एसओएस मिला, मैंने बाई किया, एसओडब्ल्यू मिला, मैंने सेल किया, एसओएस मिला, मैंने बाई किया, एसओडब्ल्यू मिला, मैंने सेल किया, एसओएस मिला, मैंने बाई किया, एसओडब्ल्यू मिला, मैंने सेल किया, एसओएस मिला, बाई किया, एसओडब्ल्यू मिला, मैंने सेल किया, एसओएस मिला, इस तरीके। अब जब ये पैटर्न, ये चीज खत्म, अब अगर ये हाई लो, ये जो सेंटर पॉइंट टूट गया, ये मेरा टूट गया, ये मेरा टूट गया, मैंने इस टारगेट तक आना है, तो मुझे ऊपर एसओ डब्ल्यू चाहिए। जब फिर मार्केट किसी नए लोज पे पीछे पीछे किसी स्ट्रॉन्ग एरिया में आ गई, तो फिर यहां पर मुझे एसओएस चाहिए, एसओडब्ल्यू चाहिए, एसओएस चाहिए, एसओडब्ल्यू चाहिए। अब मैंने एसओडब्ल्यू या एसओएस सीखे नहीं, अभी आगे पढ़ने हैं, लेकिन मुझे ये तो पता कि एसओडब्ल्यू कहां चाहिए, एसओएस कहां चाहिए, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस कहां चाहिए। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस होते क्या है वो आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मुझे ट्रेड करने से पहले ट्रेड लॉजिक का पता हो, ट्रेड की लोकेशन का पता हो। ट्रेड आप बहुत सारे कोर्स उठा के देखें, उसमें सबसे पहले कुछ और हो ना हो, ट्रेड लगाने और ट्रेड काटने के तरीके बहुत हैं। मैं जिस टीचर मेंटोर से सीखा, वो अक्सर अपने लाइव सेमिनार्स में कहता है कि मुझसे ये मत पूछो कि बाई कहां से करना है, सेल कहां से करना है। अगर ये सवाल करोगे तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। बाई सेल के लिए आपकी पिन बार भी बहुत है, इंगल फिन भी बहुत है, इनसाइड बार भी बहुत है, एक लाइन लकीर भी बहुत है। बाय और सेल की लॉजिक क्या है, लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये मुझसे पूछो। अगर आपकी लॉजिक और लोकेशन और डायरेक्शन है, आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। बाय सेल का मैं आज फेसबुक पे एक पोस्ट लगाता हूं कि सेल और बाय के कौन सा साइन अच्छा है। यकीन करें, मेरे पोस्ट के नीचे 5,000 कमेंट होंगे। कोई कहेगा एंगल्फिन अच्छा है, कोई कहेगा इनसाइड बार अच्छा है, कोई कहेगा डोजी अच्छा है, कोई कहेगा पेन बार अच्छा है। लेकिन डायरेक्शन क्या उसके बाद उसकी फेवर में होगी या नहीं होगी, ये कोई भी नहीं बताएगा। अगर डायरेक्शन ही पता चल जाए तो फिर हमारे असर क्यों लगे। अगर डायरेक्शन ही से हमें पता चलता है तो हमारे नुकसान क्यों हो। हमने चार्ट को समझना है कि चार्ट की डायरेक्शन कहाँ है, मुझे कहां पर कौन सी ट्रेड लेनी है। मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ। साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे मेरी पास ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, और मैं मजीद भी आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी लॉजिक क्या है। हमें इन चीजों का पता हो। तो मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा। तो हमने ये जो स्मार्ट मनी है उसने जब सेलिंग करनी है, जब वो सेलिंग करेगी, उसकी सेलिंग, उसका वॉल्यूम हमें साइन ऑफ वीकनेस की सूरत में मिलेगा, एसओ डब्ल्यू की सूरत में मिलेगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर किसी डाउन ट्रेंड में वो बाइंग कर रहे हैं, अगर वो बाइंग कर रहे हैं, तो उनकी जो बाइंग है वो हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मिलेगी। वो बाइंग कर रहे होंगे, वॉल्यूम आ रहा होगा। ठीक है। और उस एरिया में जो अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, हमने उसको समझ लेना है। और फिर अगर हम इसको ना समझ सके, कोई बात नहीं। इसके अंदर फेज होते हैं, अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 5 फेज होते हैं। और पहले 2 फेज जो है वो कुछ फैसला नहीं हो पा रहा होता। तीसरे फेज में मार्केट का फैसला होता है, टेस्ट होता है। और तीसरे फेज के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप तीसरे फेज में भी मार्केट को समझ लें तो आप अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। अगर तीसरे फेज में ना भी समझ सकें तो उस फेज के ब्रेकआउट के बाद अगर वो फेज दोबारा टेस्ट होता है तो मैं आपको यहाँ सिंपल एक चीज बता दूं
कि मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, ये एक रेंज है। अब इस रेंज को इसने ब्रेक को अच्छे सक्सेसफुल तरीके से नहीं किया, लेकिन चलो निकल गया, फिर वापस आया। तो इस रेंज में हमने हर चीज को देखना है। अब ये जो रेंज है, या ये डे वन की कैंडल लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको अगर कोई चीज हेल्प करेगी, वो करेगी बार बाय बार एनालिसिस। बार बाय बार के इसके ऊपर कितना वॉल्यूम, इस पे कितना वॉल्यूम, इस पे कितना वॉल्यूम। अब बार बाय बार एनालिसिस रीड करना आम ट्रेडर की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। इवन वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीखने वाले 90% बार बाय बार एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपनी साहब वॉइसेस में, एजुकेशन में बात करता हूं कि बार 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 एनालिसिस करने के लिए आपको टॉम विलियम के 400 न्यूज लेटर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आज एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बार 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 एनालिसिस, कि आपने सिंपल कुछ नहीं करना। जस्ट आपने किसी भी करेंसी, किसी भी पेयर का आपने वॉल्यूम देखना है डायरेक्ट सीएमई पे। सीएमई पे जाएंगे, ये आपको दो तरह से वॉल्यूम दे रहा है। एक वॉल्यूम ये दे रहा है ऑन द सपोर्ट, जितनी मार्केट की मूव हुई, बाय में, सेल में, साइडवेज में, तो उसका जितना भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ये अभी की घड़ी ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है। यानी डे ओपनिंग से लेकर अब तक और डे क्लोजिंग तक ये चलता रहेगा, ये प्लस 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 होता रहेगा। ये वॉल्यूम है। ये आपकी अगर 4 घंटे की एक कैंडल है, पहली कैंडल जब बन रही थी वॉल्यूम था 15,000, दूसरी 4 घंटे की वॉल्यूम बनी, आपका वॉल्यूम हुआ 30,000, तीसरी 4 घंटे की कैंडल बनी, आपका वॉल्यूम हुआ 45,000, चौथी कैंडल बन रही है और उस पर वॉल्यूम आ रहा है 50,000। अब हमने ये देखना है कि वॉल्यूम और स्प्रेड क्या कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल 100% फ्यूचर का वॉल्यूम मिलेगा। ये इसलिए मैंने दिखाया कि उन लोगों को, जो लोग कहते हैं वॉल्यूम को आप ट्रेड नहीं कर सकते, वॉल्यूम की ये है वो है, भाई ये देखें, ये अमेरिका की वेबसाइट अगर ये एक नंबर भी गलत दे तो ये वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। आप 500, 1500, $5,000 वाले लोग वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम के खिलाफ बात करते हैं। आपको पता है अरबों खरबों डॉलर के लोग काम भी इसी वॉल्यूम पे कर रहे हैं, उनको वॉल्यूम मिल रहा है तो वो काम कर रहे हैं, वरना वो काम ही नहीं कर रहे। एक चीज, सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आज भी आप लोगों को ग्रुप में बताया है कि मेरा मकसद आपको वो इल्म देना है कि आप किसी कम्युनिटी में बैठ के बात करो तो पता चले कि किसी पीर उस्ताद से सीख के आए हैं, कोई लॉजिक समझ के आए हैं। तुक्का ट्रेडिंग, बेबुनियाद यूट्यूब की बातें सुनी सुनाई नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं कैसे टीचर से सीखा हूं जिसने कहा कि हम आपको मार्केट रीडिंग सिखाएंगे, प्रॉफिट करना नहीं सिखा सकते। प्रॉफिट होगा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे, कि आप कितना मार्केट को सीख सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है उसने की है। दुनिया के बड़े टीचरों में उसका नाम है, जिसने 1200 से ज्यादा बैंकों के हेड को सिखाया है। वो भी कहता है कि मैं, आप मेरे पास आयो सीखने के लिए, मैं आपको मार्केट रीडिंग सिखा सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो बन रहा है, जो बनेगा वो बताऊंगा। अब आप कहते हो हमें प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होगा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे। आपको जो सिखाया है, अगर आपको समझ आ गया तो आप उस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं बात कर रहा था बार 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 रीड करने के लिए, तो ये मेरे पास वॉल्यूम है 1,81,381, और इस पे ऊपर जो चेंज आया है 352। तो मैं अभी की घड़ी वॉल्यूम देखता हूं, मेरे पास वॉल्यूम है 1,81,381। मैं आ गया हूं वापस, चार्ट को मैंने बड़ा कर दिया। बार बार एनालिसिस करना है, सिंपल लॉजिक। मेरे पास इस कैंडल में जो वॉल्यूम है, इस कैंडल पे वॉल्यूम है 1,81,000। ठीक है, सिर्फ इस एक कैंडल का वॉल्यूम है एक। ये मैं इसी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए बात लॉजिक की। अच्छा, इसके बाद मैं फ्राइडे के कैंडल पे चला गया। फ्राइडे के कैंडल पे वॉल्यूम आया है 3,06,000। तो मेरे पास
ये कैंडल फ्राइडे की है, इस पे आया वॉल्यूम 3,06,000। अब कैंडल अप गई, वॉल्यूम 50% लेस हो गया। ठीक, 50 50, ये समझो ना, 3 लाख का हाफ 1.5 लाख होता है, लेकिन इसका 1,80,000 है, 30,000 ज्यादा, कोई बात नहीं। अब मैं उससे पिछले वॉल्यूम पे भी आता हूँ। मैं आपको बिल्कुल पिन पॉइंट मार्केट की चोरी पकड़ने का बिल्कुल सिंपल फार्मूला दे रहा हूँ। ये चीज मैंने पिछले सेशन में पढ़ाई है, इस सेशन में मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज को जो मैंने बताई थी पिछले सेशन में, उसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। 3,99,495, यानी तकरीबन 4 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुआ जुमेरात वाले दिन। तो मैं आ गया जुमेरात की कैंडल पे, मेरी जुमेरात की कैंडल ये है, इस पे वॉल्यूम है 4 लाख, 400 के लिख दिया, जगह थोड़ी है। अब मुझे बताएं, जुमेरात को 4 लाख वॉल्यूम आया, अगले दिन 3 लाख आया, अगले दिन 1,80,000 आया, आज 1.5 लाख आए, अगले दिन 70,000 आए, अगले दिन 15,000 आए, तो मार्केट क्या करेगी? मतलब मैं अक्सर यूं कहता हूं कि पहले आया 4 लाख, उससे अगले दिन मार्केट अप गई, वॉल्यूम आया 3 लाख, मार्केट और अप गई, वॉल्यूम आया 2 लाख, मार्केट और अप गई, वॉल्यूम आया 1,50,000, मार्केट और भी आप चली गई, कोई बात नहीं, जाने दे, मार्केट की मर्जी, हम तो नहीं रोक सकते। वॉल्यूम आया 1 लाख। मुझे ये बताएं, ये जो ट्रेंड है, ये कितने दिन चलेगा, या इस ट्रेंड में क्या हो रहा है? कुछ भी ना करें, सिर्फ ये वॉल्यूम के सीक्वेंस मुझे बताएं, मुझे बताएं, वॉल्यूम राइजिंग है या फॉलिंग हो रहा है? अगर आपको समझ आ गई, तो आपको आगे क्या डायरेक्शन बनने वाली है आपकी, क्या कौन सी ट्रेड बनने वाली है, ये तो आपको पहले से पता है। अब ट्रेड लेना है नहीं लेना, ट्रेड बन रही थी, आप सिस्टम पे थे या नहीं थे, वहां साइन ऑफ वीकनेस आया या नहीं आया, सपोर्ट थी या नहीं थी, कोई डोजी एंगल फिर बना नहीं बना, उसको छोड़ें। मार्केट की क्या डायरेक्शन बनने वाली है, साइन बने ना बने, मार्केट ने क्या करना है, ये एक सीन है। इसी सीन को मैं थोड़ा सा कंटिन्यूशन, ये काउंटर सेटअप में आने वाला है, यानी ये आगे मार्केट जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, ये मूव ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, ये गिरने की तैयारी करने वाली है। दूसरा सीन उल्ट करते हैं, पहले वॉल्यूम मेरा आया 1 लाख, मार्केट साइडवेज थी, अगले दिन फिर 1 लाख आया, मार्केट साइडवेज थी, कोई बात नहीं, मार्केट ने थोड़ा सा जंप दिया, वॉल्यूम आ गया 1,50,000, वॉल्यूम राइजिंग हो गया। अगले दिन मार्केट ने एक और जंप दिया, वॉल्यूम आ गया 2 लाख, मार्केट ने एक और जंप दिया, वॉल्यूम आ गया 2,50,000। अब मुझे बताएं, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा था, किसी को अगर याद हो, मैंने पिछले सेशन में बताया था, ओल्ड ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस। अब ये जो ग्रीन है, ये मूव न्यू बिजनेस की है, और ये जो पिंक लाइन और नंबर्स हैं, ये ओल्ड बिजनेस की है। मतलब ओल्ड बिजनेस, इसके बाद अभी यहां तक मार्केट अप जा रही है, इसमें अभी इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसके रिएक्शन में मूव मिलनी है मुझे ओल्ड बिजनेस की। यहां से जो भी काउंटर सेटअप बनेगा, वो बनेगा सेल के लिए, चांसेस ये हैं। और अगर काउंटर सेटअप ना बने, बिलफर्ज नहीं बनता, तो मार्केट क्या करेगी, यहां पर रेंज करेगी, रेंज करेगी। अब ये रेंज जो है, फिर फैसला करेंगे कि इस रेंज को किस तरह से ट्रेड करना है, रेंज के बारे में आगे बताऊं। अगर ये रेंज बनेगी, तो ये रेंज अगर एक दिन की बनती है, यानी एक दिन मार्केट अप जाती है, दूसरे दिन मार्केट डाउन आती है, फिर मार्केट अगले दिन अप जाती है, फिर डाउन आती है, यहाँ 3 दिन रेंज करे, 5 दिन रेंज करे, 9 दिन रेंज करे, 15 दिन रेंज करे, मेरे पास डेली एक ट्रेड है, और लंबी एक ट्रेड है। लेकिन मैंने इससे पिछले सेशन में आपको एक चीज बताई,
कि हर दिन में मेरे पास डे में 1, H4 में मेरे पास 6, H1 में मेरे पास 23, M30 में मेरे पास 46, M15 में मेरे पास 92, M5 में मेरे पास 275 या 276, और M1 में 1380 कैंडल्स हैं। तो मुझे पता है कि मार्केट ने एक दिन अप जाना है, दूसरे डाउन आना है, तो मेरे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे तहम्मुल चाहिए। और जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी भी टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में, M1 से डे 1 तक। लेकिन यहां एक चीज थोड़ी सी बताना चाहता हूं, वो भी साथ में शुरू हो ताकि हम कोई चीज मिस ना करें। अगर M1 में कोई रेंज बनी है, M1 ये ब्रेक होगी, ये M1 की जो रेंज है ब्रेक होगी, ये 1 घंटा अप या डाउन, इसका सेंटीमेंट जो है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद फिर रेंज बनेगी, फिर ब्रेक होगी, वो भी 1 घंटा। इस तरह हर घंटे बाद एक रेंज बनेगी और ब्रेक होगी, रेंज बनेगी, ब्रेक होगी। अब वो रेंज 6 कैंडलों की बने, या 3 कैंडलों की बने, या 2 कैंडलों की बने, वो मार्केट की मर्जी है। हमारा काम रीड करना और ट्रेड करना है, हम मार्केट को नहीं चेंज कर सकते। याद रखो, बाई या सेल, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी लॉजिक मार्केट बनाती है। आपका काम है उसको रीड करना और ट्रेड करना, बस आपकी ये जिम्मेदारी है। सही रीड करना और सही ट्रेड करना आपको रिवार्ड देगी। जब रीडिंग गलत होगी, फिर मार्केट आपको उसी वक्त उसका जो भी रिवार्ड है या रिस्क है वो आपको मिलेगा। तो हमें पता है कि M1 में जो भी रेंज बनेगी या सेटअप बनेगा वो हमारा 1 घंटे के लिए होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा। ये बुनियादी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता। M5 में, M1 के बाद हमारे पास टाइम फ्रेम होता है M5, इसमें कोई भी रेंज बनेगी, वो अप जाए वापस आए, डाउन जाए वापस आए, वो हमारी 4 घंटे की होगी। आप देखें, 4 घंटे की एक कैंडल बनी है, इसमें क्या हुआ आपको नहीं पता, या तो रेड है तो सेल है, ग्रीन है तो बाई है। लेकिन अब M5 में अगर आप देखेंगे, यहाँ ओपन हुआ, अप गया, बैठा, डाउन हुआ, फिर यहाँ आके क्लोज होगी। तो M5 में 4 घंटे का जो सेटअप होगा वो M5 में होगा। M5 में आपको देखना है। अब यहाँ पर रेंज बनी, ब्रेक अप हुई, ऊपर साइन ऑफ वीकनेस आई, मार्केट डाउन आई, यहाँ साइन ऑफ स्ट्रेंथ आई, मार्केट अप गई। तो ये चीजें आपको पता होगा। आप M5 में काम कर रहे हैं तो आपकी कोई भी ट्रेड अगर बन गई है तो कम से कम वो 4 घंटे चलेगी। हाँ, मार्केट फेवर दे रही है, आप होल्ड कर रहे हैं, वो आपकी काबिलियत है, वो आपके ऊपर मार्केट की कोई बन गई लॉजिक, तो आप वेट करेंगे। लेकिन कम से कम M5 की जो ट्रेड होगी वो 4 घंटे के लिए होगी। मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है जो गलत है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप M5 में एक ट्रेड बना के 4 घंटे होल्ड कर सकते हैं, तो फिर 4 घंटे की कैंडल देखने का कोई तुक नहीं बनता। 90% लोग H4 की कैंडलें लगा के ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि H4 की ट्रेड बनती कब है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि M1 में मेरी ट्रेड 1 घंटे के लिए है, M5 में एक ट्रेड मेरी 4 घंटे के लिए, M15 में अगर मुझे ट्रेड मिली तो कम से कम 10 घंटे से 12 घंटे की सेटअप बनेगा। M30 में मेरा एक दिन 12 घंटे से 23 घंटे तक का सेटअप होगा। H1 में अगर कोई मुझे सेटअप मिला, रेंज मिली, तो याद रखो वो रेंज जब भी ब्रेक होगी H1 की, वो 2 दिन से 3 दिन या 4 दिन की होगी। हम H1 को वीकली कहते हैं। अगर H1 में कोई भी बंदा, कोई भी दोस्त, कोई भी ट्रेडर एनालिसिस कर रहा है, वो ये ना समझे कि मैं 2-4 घंटे के लिए कर रहा हूं, वो पूरे वीकली का एनालिसिस कर रहा है। टाइम फ्रेम की अहमियत को समझो, तुक्के ना मारो। अब जो बंदा H4 में कोई रेंज ढूंढ के बैठा है और उसके ब्रेकआउट पे वो अच्छी ट्रेड ले चुका है, या अप साइड पे वो बड़ा अच्छा एंटर हो गया है, तो उसकी ये ट्रेड कम से कम
वीक तो H1 में है, तो इसका एक वीक तो कंप्लीट है, 2 वीक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो H4 में कम से कम 15 से 22 दिन हमारी ट्रेडिंग के जो डेज हैं वो 22 दिन है। और फिर अगर हम डे 1 में मार्केट देख रहे हैं, तो डे 1 में अगर मुझे कोई रेंज मिलती है, कोई भी रेंज मिलती है, तो अक्सर लोग देखते तो डे 1 में है, ट्रेड भी बना ली, लेकिन उसको दूसरे दिन ही काट देते हैं। आपको 15 से 22 दिनों का सेटअप H4 का है, और अभी ये मैं आपको जरा लेके जाऊंगा H4 में भी। और डेज में फिर अगर आपको बन गई, तो कम से कम 15 दिन ना रखें, 10 दिन ना रखें, तो 7 दिन तो होल्ड करें। तो ये देखें, ये ब्रेक हुआ 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन। और ये जो 2, 4, 6, तकरीबन 14 दिन हो गए मार्केट को इस रेंज को ब्रेक किए हुए। अब टाइम फ्रेम की अहमियत को समझें। मैं आपको पॉइंट एंड फिगर नहीं सिखा रहा, वो वाइट ऑफ का, लेकिन मैं बिल्कुल सादा सी अंदाज में एक बेहतर अप्रोच, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गो के कुछ दोस्त कहेंगे कि आपके सेशन बोरिंग है, याद रखो, बहुत ही एडवांस, बहुत ही लॉजिकल जो एजुकेशन या रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग है वो बोरिंग ही है। इंटरेस्टिंग चीज तो M1 में है, आप लाइन लगाओ, पहुंचे, ट्रेड कर लो, कोई इंडिकेटर लगा लो, कोई सिग्नल, वो इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्टिंग काम करते हो तो वहां जाओ, पहले इस बोरिंग पीरियड से निकलो, इस बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाओ। आपको इस बोरिंग से कुछ ऐसा लगे कि आपकी दिलचस्पी बढ़े। है तो हम फिर से वापस आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आने के बाद मैंने जैसे आपसे कहा कि H4 में, मैं यहाँ पर अभी H4 में आ गया हूँ। H4 में मेरी कोई रेंज है, A B C कहीं भी रेंज है, ये रेंज है, ब्रेक होगी। तो मैंने आपसे अर्ज की, जो मैंने कहा, मैं उसकी फेवर में बात कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मैं जो कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, और उसके बारे में अगर कहूंगा तो उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है ना। अब H4 में ये 6 कैंडल जो है वो एक दिन बनता है। पहले ये ऊपर वाला एरिया, ये एक रेंज जो थी, ये ये टूटी, रेंज शिफ्ट होगी डाउन, ये टूटी, फिर रेंज शिफ्ट हुई डाउन, ये टूटी, फिर डाउन शिफ्ट हुई। अब मेरी रेंज फिर यहां बनी, ये भी टूट गई डाउन साइड पे। यहां एक रेंज बनी, वो भी डाउन साइड पे टूट गई, और फिर मार्केट रेंज की टॉप पे गई, फिर टूटी। अब टूटना, बनना, बिखरना, वो तो हम साथ साथ देखेंगे। तो मैंने एक बात कही कि जो H1 में, H4 में हम देखेंगे, वो कम से कम 2 वीक, 1 वीक से 2 वीक, यानी 5 दिनों से 10 दिन, और 15 दिन भी हो सकता है। तो हम ये बात करते हैं कि 3 और 3 6 1 दिन, 3 और 3 6 2 दिन, 3 और 3 6 2 3 दिन, 3 और 3 6 4 दिन, 3 और 3 6 5 दिन, 3 और 3 6 6 दिन, 3 और 3 6 7 दिन, 3 और 3 6 8 दिन, 3 और 3 6 9 दिन, तकरीबन 10 दिन। यहां से जो रेंज ब्रेक हुई वो 10 दिन चली। H4 में जो मैंने कहा कुछ देर कबल, उसका प्रूफ दे दिया। अब ये जो 3 और 3 में 6 कह रहा था, ये 6 कैंडलें H4 की जो होती हैं, वो एक दिन को कंप्लीट करती हैं। एक और चीज इंफॉर्मेशन दूं कि इन 6 H4 की कैंडल्स में पहली 5 कैंडलें 4 4 घंटे की होंगी, लेकिन जो लास्ट कैंडल होगी किसी भी दिन की फॉरेक्स में, वो 3 घंटे की होगी। ये आपके इल्म में आज एक नई चीज का इजाफा होगा कि हमने 6 कैंडलें अगर देखनी है H4 की, तो 4 कैंडलें हमारी 4 4 घंटे, 5, और छठी कैंडल जो होगी वो 3 घंटे की होगी। तो हमने 6 कैंडलों का सेटअप बनाया, देखे कहां से मार्केट कहां आ गई। तो हमने पहले ट्रेडिशनल चार्ट को देखना, पढ़ना सीखें,
साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इंगल्फिन इनसाइड बार, ये आपको यूट्यूब पे इतना मिलेगा कि आप किसी भी यूट्यूबर का आगाज देखें, वो आ जाते हैं सबसे पहले प्राइस एक्शन बताते हैं, लाइनें लगाना बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है? कुछ भी नहीं। चार्ट रीड करने के ऊपर मेरा फोकस है। मैं वो चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें सिखा रहा हूँ जो आपके पहले इस क्लास में कुछ मिली, फिर दूसरी क्लास में, फिर तीसरी में। मैंने आपसे कहा कि आपकी चीजें प्लस करनी है, वो आपके ऊपर है। आप इन चीजों को अपने नोट्स में शामिल करके अपनी चीजों को प्लस करें या ना करें। प्लस करेंगे याद रहेंगी, याद रहेंगी तो काम आएंगी, नहीं करेंगे तो ठीक है, वो आपके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ चीजों को, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की है, थोड़ी सी बात की थी अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने आपसे कहा कि बड़े ट्रेडर्स, जब कभी आपको ऐसी रेंज मिले, ये रेंज मिले, बहुत मोहतात हो जाना है, कोई जल्दी नहीं करनी। ये रेंज 2 दिन किया, 4 दिन किया, 14 दिन किया, 40 दिन किया, 4 साल किया, गुड। जितनी अच्छी है उतना अच्छा है। हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, साइन ऑफ वीकनेस चाहिए। रेंज बनती रहे, 10 साल रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा फार्मूला पूरा हो, हमने ट्रेड लेनी है। रेंज बननी है तो बनने दे, हमें क्या लेना। लेकिन हम इस रेंज को भी देख रहे हैं, हमें पता है कि जिस जानब ब्रेक होगी हमने उसकी तरफ भी रहना है। अब इस रेंज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको नहीं पता। आपका वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, किस तरीके से मैं पकड़ूं, मैं क्या करूं। मैंने एक तो आपको बताया कि इस तरह आपने डे बाय डे आपने यहाँ से डे लेना है। ये हर ये आपके पास 5 दिनों का डाटा है, और पिछले, ये ज़्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल में 1992 में ये सीएमई ने अपना डाटा अपडेट किया। 1976 में डाटा आना लगा, पब्लिश होने लगा। उससे पहले वॉल्यूम एक दिन लेट आता था मार्केटों में। जो ट्रेडेड क्वांटिटी थी वो एक दिन बाद आती थी, लेकिन जो डाटा था कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये वो जल्दी नहीं देते थे, वो महीने में 2 बार देते थे। अब तो ये डे बाय डे दे रहे हैं, ये देखिए, डे आफ्टर डे दे रहे हैं। जैसे डे चेंज होता है आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाते हैं कि कितने सौदे ओपन हुए बाय में, सेल में। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बताने लगा हूं कि आपने, जब रेंज बहुत बड़ी हो जाए, रेंज बड़ी सीरियस हो जाए, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपने चुप करके यहां पे आ जाना है। ये CFTC, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट की वेबसाइट डाटा है, यहां पे आ जाना है। तो आपने यहां पे ये देखना है कि ऑर्डर्स, ये वाले बाय के, सेल के, और जब रेंज होगी यहां पे, ये जो आपका ये स्प्रेडिंग का फीचर है, जब भी रेंज होगी, इस स्प्रेडिंग के फीचर में नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये 400 है, ये प्लस हो जाएगा। मैं आपको एक और वेबसाइट पे दिखाता हूँ, वेट करें। ये एक वेबसाइट आ गई। मैं गोल्ड के ही ऊपर बात करूंगा। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जब मार्केट रेंज में आ जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि रेंज रहे, दुआ करो 4 दिन और रेंज रहे। हमारे लिए एक एरिया बन रहा है जिसको हम आराम से बैठ के ट्रेड करेंगे। रेंज के बारे में अगर किसी ने जल्दी सीखना है, मेरे सेशन से एडवांस सीखना है, जल्दी सीखना है, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट 2 में या 3 में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास अभी रेंज है, तो कितने हैं हमारे पास वॉल्यूम है 464। मैं पिछले वीक में चला जाता हूँ, ठीक है। पिछले वीक में मेरे पास रेंज से लोग निकले। अगर ये माइनस हुआ तो इसका मतलब रेंज टूट गई है, पक्की बात है, रेंज टूट गई है। अच्छा, इससे पिछले वीक में चलता हूँ मैं।
ये वीक का डेटा, ये नंबर है, तो इसका मतलब है कि रेंज बढ़ गई है, स्ट्रांग रेंज हुई है ये। अब ये कब का है? 3 तारीख, नहीं सॉरी, 10 तारीख है, और 10 तारीख तीसरे महीने की। इसका मतलब यह है कि हमें देखना है 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मार्केट को, क्योंकि हमारे पास क्या बढ़ा है? रेंज बढ़ी है। ये नंबर सिर्फ रेंज का है। जब भी ये नंबर बनेगा मार्केट रेंज करेगी। सिंपल समझाने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास कब से है? 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, बल्कि 7 नहीं 5 दिनों का हम रखें तो होगा 5 तारीख से 10 तक। अब 5 तारीख को हम देखते हैं, 5 तारीख कब थी? 5 तारीख में यहां से लेता हूँ, 10 तारीख तक डाटा है ना, तो 10 तारीख यहाँ है। ये मैं 10 तारीख पे लाइन लगाता हूँ। कहाँ है 10 तारीख? ये है, ये 10 तारीख है। और कहाँ से कहाँ तक? 5 तारीख से। ये मेरी, ये 5 तारीख, ये लाइन को, ये यहाँ पे मेरी 5 तारीख। अब नंबर बढ़ा हमारे पास सिर्फ, ये हमारे पास क्या है? एक रेंज है। अब ये रेंज है, इस रेंज में जो भी वॉल्यूम हुआ है, ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है, टोटल हैजिंग हुई है। किस तारीख में? 10 तारीख तक, 10 से पहले 5 दिनों में। ये देखिए। अच्छा, अब इसमें अगर कोई डिप रिकवरी होगी तो हम इन नंबर को देखेंगे। इन, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये आपको, अगर आप H4 में या H1 में देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप काम करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप H1 से नीचे हैं तो फिर आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप इससे भी गुजारा कर सकते हैं। ठीक है? ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ट्रेडिंग करने से पहले आपकी प्लानिंग क्या है, आपके पास इल्म क्या है, आप किस बेस पे काम कर रहे हो? लाइनों की बेस पे? तो लाइनों की बेस पे नहीं करना। अगर आप H1 और H1 से नीचे काम कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप H1 और H4 और उससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में काम करें, फिर आपको यहां से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये आपकी मजबूरी है। मैं इससे पिछले वीक में भी चला जाता हूँ, 3 तारीख से 10 तारीख तक, 5 तारीख तक। अब 3 तारीख से 5 तारीख तक मैं आया, मेरा फिर हैज बढ़ा। मैंने इस पे नजर रखनी है। मैं फिर आता हूँ, अब मैं यहां पर लाइन लेता हूं कि ये 5 तारीख है, तो मैंने जाना है 5 से पीछे 1 तारीख तक। अब यहाँ पर मेरे पास ये 3 है, ये 27 है, तो ये मेरी है। अब एक और चीज निकल आई मेरे पास कि इसमें भी नंबर बड़ा है रेंज का। तो रेंज, रेंज, अब अगले का मैं डाटा लेता हूं। ये कौन सा होगा? 10 के बाद जो था डाटा। तो हम जरा इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं, क्या है था 10 के बाद? 17 था। 17 में क्या हुआ? आ, 17 में रेंज टूटी है, या टूटने की तैयारी हुई है, क्योंकि माइनस हुआ काम। ये देखें, पहले प्लस था, अब माइनस हुआ। 17 के बाद रेंज टूटनी है। अब 17 के बाद यानी हमारी ये भी रेंज, ये भी रेंज रेंज है, तो ये 10 तक है। 10 के बाद जो डाटा आया, 10 के बाद 17 में डाटा आया, तो वो रेंज टूटी है। रेंज टूटी है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वॉल्यूम के साथ रहना है। और ये जो अभी नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखे, ये अमेरिका की वेबसाइटें हैं। मैं डिजिट पे आपको बता रहा हूँ, ये वॉल्यूम है भाई। सिर्फ मेरा मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है, वॉल्यूम के नाकदीन को वॉल्यूम की अहमियत के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, समझो, मैं तो अभी तारुफ ही देता जा रहा हूँ। लेकिन मेरा तारुफ भी ऐसा हो कि मेरे तारुफ की वीडियो देखने वाला किसी कम्युनिटी में बैठ के बात करे तो सामने वाले बंदे को लगे कि किसी पीर उस्ताद से सीख के आया ये बंदा, कुछ इल्म है इसके पास, कुछ मालूमात है। कौन सी चीज कहाँ हमें हेल्प करेगी वो हम आगे अपने सेशंस में बात करते रहेंगे।
तो आज मैंने स्टार्ट लिया था साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे। तो वीएसए का जनरल रूल क्या है? वीएसए का जनरल रूल ये है कि जब कभी जनरल रूल क्या है? जनरल रूल में पहला है कि वीकनेस अपेयर ऑन अप बार और स्ट्रेंथ अपेयर ऑन डाउन बार्स। अच्छा, बार्स क्या है? बार्स आपकी कैंडल होगी। बार, कैंडल को हम बार कहते हैं। अच्छा, हर मेथड में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो उनके बनाने वालों की है। जब आप मार्केट प्रोफाइल में आओगे तो वहां पर हम बार या कैंडल नहीं कहेंगे, हम टीपीओ कहते हैं। टी पी ओ, यानी टाइम प्राइस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी एक खुद में, ये जो एक शॉर्ट सी फॉर्म है, ये खुद में इतनी बड़ी चीज है कि एक कैंडल पे टाइम कितना, वॉल्यूम कितना और अपॉर्चुनिटी। तो ये आगे हर मेथड की एक अपनी सिचुएशन है, हर एक मेथड की अपनी टर्मिनोलॉजी है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मेथड स्ट्रांग होते जाएंगे तो बातें भी स्ट्रांग होती जाएगी, तो आपको पता हो कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या चीज। तो हमने पढ़ा कि whenever weakness appear it's appear on up bar, whenever strength appear it's appear on down bar। ये अभी आपको मैंने बताया। जो एसओएस है, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, स्मार्ट मनी ने जब भी बाइंग करनी होगी तो पहले मार्केट को नीचे लाएंगे, डाउन लाएंगे, प्राइस को डाउन लाएंगे, और स्मार्ट मनी इन डाउन कैंडल्स पे बाइंग करेगी। जब वो डाउन कैंडल्स पे बाइंग करेंगी तो उनकी बाइंग बड़ी ह्यूज अमाउंट में होती है, बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। मैंने शुरू के एक सेशन में कहा कि अगर मार्केट किसी एरिया से ऊपर नहीं जा रही, ये पॉइंट नोट करें, मार्केट इस एरिया में आती है, ट्राई कर रही है, ऊपर नहीं जा रही, तो ऊपर क्या है? पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब पेंडिंग ऑर्डर किसके हैं? ऊपर से पेंडिंग ऑर्डर सेलिंग के हैं, नीचे पेंडिंग ऑर्डर किसके हैं? बाइंग के हैं। बाइंग, एक सेकंड, पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स, अब जो पेंडिंग ऑर्डर्स किसके हैं? स्मार्ट मनी के हैं। रिटेलर्स को हिट करता है, बड़ी जोर कोशिश करता है। जब वो बहुत ज्यादा करता है तो पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, मूव नहीं होती। यहां पर दूसरा फार्मूला लगेगा कि मार्केट जा तो अप रही है, स्प्रेड छोटा होता जा रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, मार्केट क्या करेगी? मार्केट मुड़ आएगी। तो यहां पर वो फार्मूला जो मैंने पिछले 2 सेशनों में पढ़ाया है, यहां पर अब जोड़ने लगा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे सेशंस आपने सीक्वेंस से नोट करते जाना है। जो पहले सेशन में इंफॉर्मेशन है वो दूसरे के साथ जोड़नी है, जो दूसरे की इंफॉर्मेशन है वो तीसरे के साथ जोड़नी है, तो आपको पता चलेगा। अब उन्होंने बाइंग करनी है, तो उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए हैं। रिटेलर आता है, हिट करता है, तो पेंडिंग ऑर्डर जो है उनके सारे फिल हो गए। टेस्ट होता है, उसके बाद फिर मार्केट को डायरेक्शन देते हैं, फिर वो खुद मार्केट ऑर्डर के साथ आते हैं। मूव जो होती है वो मार्केट ऑर्डर के साथ होती है। मूव, मार्केट ऑर्डर जब भी आएंगे मार्केट मूव करेगी। मार्केट को रोकना होगा तो मार्केट को मार्केट ऑर्डर से नहीं रोका जाता, मार्केट को पेंडिंग ऑर्डर से रोका जाता है। और वो पेंडिंग ऑर्डर्स में जब मार्केट लगती है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब मार्केट आए और उसका स्प्रेड जो है छोटा होने लग जाए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये बाइंग हो रही है। उनकी बाइंग पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में है, तो वो स्ट्रेंथ की सूरत में नजर आएगी।
ये चीज आज आपने नोट कर लेनी है कि मार्केट में यहाँ, मार्केट यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ऊपर जा रही है, इस एरिया में, इस एरिया में अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है और मूव नहीं हो रही और ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा, तो वीकनेस आएगी, यानी वीकनेस, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मूव नहीं हो रही, रिजेक्शन ऊपर से होंगी, या कुछ भी हो, तो वो जो वीकनेस आपको नजर आएगी अप कैंडल में। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है इस एरिया में, तो वो यहां पर अगर बाइंग कर रहे हैं स्मार्ट ट्रेडर पेंडिंग आर्डर के साथ, तो यहां पर जो हमें स्ट्रेंथ नजर आएगी वो डाउन बार पे मिलेगी। जो डाउन कैंडल आएगी उसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा और अगली कैंडल अप चली जाएगी, फिर कैंडल आएगी वॉल्यूम के साथ आएगी, फिर अप चली जाएगी, वॉल्यूम के साथ आएगी, अप चली जाएगी। अब ये जो डाउन कैंडल है वॉल्यूम के साथ क्यों आती है? वॉल्यूम के साथ पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है। अब ये जो वॉल्यूम के साथ आती है, तो ये जो सेलर है ये सेल कर रहा है। जब ये सेल कर रहा है तो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वॉल्यूम तो आना ही है। तो डाउन बार पे जब वॉल्यूम आता है तो इस चोरी को हम SOS कहते हैं। इनकी डाउन बार में जो बाइंग होती है उसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, हम इसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ गई साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिक रूल, लॉजिक, लोकेशन, कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको आज के इस सेशन में बताया। नेक्स्ट सेशन में हम अप बार, डाउन बार, वॉल्यूम पे बात करेंगे, वॉल्यूम के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, वॉल्यूम के बैंड के ऊपर बात करेंगे। अगले सेशन के लिए आपको मुंतजर रहना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद आपको अगला सेशन भी मिल जाएगा। तो अब तक हमने जो कुछ सीखा डे वन से अब तक, जो भी हम सीखते आ रहे हैं, क्या आपको समझ आया? उससे मतलब कोई सवाल है, उससे मतलब कोई चीज आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछें, मुझे सवाल करें, मैं आपका पहली फुर्सत में जवाब दूंगा। अभी हम एक सादा ट्रेडिशनल चार्ट को रीड करना सीख रहे हैं। अभी सपोर्ट सिस्टम पे हम नहीं आए। अभी हम वॉल्यूम की मदद से कैंडल के एटीट्यूड को आपस में मर्ज करके कुछ बेहतर एनालिसिस, कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश के लिए इब्तदाई कोशिश या कार्रवाई कर रही हैं। तो इस अब तक के जो एजुकेशन है इसमें आपका कॉन्फिडेंस क्या बना, कितना बना, यह आपने जरूर बताना है। कमेंट जरूर किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आगे किस बात को लेके हमने बात करनी है। दूसरा, पिछले सेशन में जो सीखा उसको इस सेशन के साथ जोड़ने के बाद आपको ट्रेड वेरीफाई करना, ट्रेड लॉजिक समझना, ट्रेड के डायरेक्शन समझना काफी हद तक आसान हो जाएगा। और आज के सेशन में कि वीकनेस और स्ट्रेंथ कब कब कैसे क्यों, टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आई है तो मेरी ट्रेड कितनी है, मुझे कितना होल्ड करना है, ये आपको चीज़ें मिलना आसान हो जाएंगी। तो ये एजुकेशन का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप लोगों की, आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए, वो कमेंट्स की सूरत में है। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ समझ आई, जो नहीं आई वो भी लिखें, हम अगले सेशन में उसको और ज़्यादा वाजे करेंगे। कोई इशू नहीं है, 2 की जगह 4 सेशन हो जाए, 4 की जगह 8 हो जाए, 8 की जगह 12 हो जाए। मकसद यह है कि आपकी कहीं कोई सवाल ना रहे, आपकी कहीं कोई ग्रिप कमजोर ना रहे। तो ये ट्रेडिशनल चार्ट कैसे रीड करते हैं इसके बारे में है। बाकी एक दोस्त ने सवाल किया था कि आपका फेवरेट मेथड, लॉजिक क्या है? देखिए, मेरा फेवरेट लॉजिक मेथड मार्केट प्रोफाइल है, जिसे एक्शन मार्केट थ्योरी, मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो बहुत एडवांस है। उसकी जो पहली स्टेज है वो TPU है, और ये जो अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ इसकी लास्ट स्टेज बार पे बार एनालिसिस है। यानी इसमें आप मास्टर भी हो जाएं तो आप बार 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 एनालिसिस से आगे कुछ नहीं कर सकते। जबकि मार्केट प्रोफाइल में आपका स्टार्ट ही बार 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 एनालिसिस से होगा, और फिर उससे आगे की जो चीज़ें हैं वो होंगी। मार्केट प्रोफाइल अभी यूट्यूब पे देने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि बड़ा लेंथी और बड़ा मेहनती और बड़ा ही टेक्निकल मेथड है। उसको पढ़ाने में भी 2 ढाई महीने लग जाते हैं, उसको समझाने में भी 2 ढाई महीने लग जाते हैं। तो एक मार्केट प्रोफाइल के स्टूडेंट पे मुझे कम से कम 3 से 5 माह मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए उसको मैं यूट्यूब पे दे के अपने लिए कुछ मजीद परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता। वो हमारी प्राइवेट टीम है, उसमें कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो प्राइवेट टीम में आने के लिए, उसे बकायदा एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, लाइव सारा कुछ दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उसको उसकी फीस का नेमर बदल दिया जाएगा 100%, पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, कुछ लोग आते हैं
कोर्स ले लेते हैं, मेहनत नहीं करते, वर्क नहीं देते, पार्टिसिपेट नहीं करते, ग्रुप में नहीं आते, लाइव एंड आंसर में नहीं बैठते। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो अपनी तौहीन महसूस करते हैं कि सर ने मुझे क्यों पूछा। तो वहां पर कुछ इंतशार पैदा होना शुरू हो जाता है। तो मैं मार्केट प्रोफाइल में मैं एक साल में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 स्टूडेंट लेता हूँ। 2 से 3 स्टूडेंट के ऊपर ही काम करता हूँ, मेरा साल गुजर जाता है। ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेता, यही वजह है कि मैंने पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 20 से 25 लोगों को ट्रेन किया है। मुझे पता है कि ये मेथड क्या है, मुझे पता है कि इसको किस तरह से चलाना है, मुझे पता है कैसे सिखाना है। अब कोई बंदा आए कि मुझे 15 दिनों में सिखाओ, 2 महीने बाद वो फेसबुक पे आके पोस्टें लगा रहा हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो भाई 3 महीने तक तो कोर्स की एजुकेशन की आपको सजा खबर नहीं पता चलना। ठीक है। तो इसलिए मेरा फेवरेट टूल मेथड मार्केट प्रोफाइल है। जो सीरियस होंगे मार्केट प्रोफाइल में, सीरियस लोगों को ही लूंगा। उससे पहले उन्हें मेरे इस चैनल की कुछ प्लेलिस्ट से गो थ्रू होना है, मेरे टीचिंग स्टाइल, मेरी बात करने को समझना, उसके बाद फिर आगे जो चीज़ें होगी। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। हम मिलते हैं इसके बाद किसी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।